हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 4 द थ्री ऑर्डर्स का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडेक्स क्वेश्चंस के अलावा वो भी आपको मिलेंगे, और जो कि मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर लिखे हुए हैं साइड में। और इन क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आप इस पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। और ये जो चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग और कनेक्टिंग चैप्टर है और एक स्टोरी की तरह आप इस चैप्टर को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि 5th सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है। और रोमन एम्पायर के फॉल के बाद 9th से 16th सेंचुरी, इन 6 सेंचुरीज के अंदर, मतलब 9th से 6th सेंचुरी के अंदर जो जो यूरोप के अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो जैसे ही 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर वाले रीजन में जहां पर अब रोमन एम्पायर का फॉल हो चुका है, वहां पर अब एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेडर्स, ट्राइबल पीपल जो है अब उस रीजन में आकर इंट्रूजन करना शुरू कर देंगे। और ये जो इंट्रूजन करेंगे ये कौन है? ये है जर्मेनिक पीपल। और ये कहाँ से आए हैं? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। और कहाँ जाएंगे? इटली, स्पेन एंड फ्रांस वाले रीजन में। तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यूरोप के पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी में जो जो चेंजेस हुए वो इस चैप्टर में हम बेसिकली कवर करेंगे द थ्री ऑर्डर्स की फॉर्म में। और यहाँ पर जो ये थ्री ऑर्डर्स है वो उसका क्या मतलब है? तो थ्री ऑर्डर्स का मतलब है थ्री क्लासेस। और वो तीन क्लासेस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हमारे पास है क्लर्जी क्लास, जो कि चर्च के अंदर बिशप्स या फिर पोप्स की फॉर्म में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है नोबिलिटी या फिर नोबल्स या फिर लॉर्ड्स। और तीसरे नंबर पे हमें कौन देखने को मिलता है? पीजेंट्री क्लास। तो अब जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है तो अभी मैंने बताया कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसको फुलफिल करने के लिए कौन आते हैं? जर्मेनिक ट्राइब्स आते हैं। और उनका जो मेन एजेंडा है जर्मेनिक ट्राइब्स का यूरोपियन रीजन में आने का, वो दो एजेंडाज हैं। सबसे पहला टेरिटोरियल एक्सपेंशन और दूसरा रिसोर्सिस को प्लंडर करना। ये आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि क्रिश्चियनिटी जो है 4th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का फॉल तो हो गया, बट क्रिश्चियनिटी जो है वो सरवाइव कर गई एज अ रिलीजन। उसके बाद अब ये सरवाइव कर गई तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि रोमन एम्पायर के फॉल के बाद अब ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स आ रहे हैं, इनके साथ साथ क्रिश्चियनिटी का भी स्प्रेड हो रहा है इन सारे रीजन्स में ही, सेंट्रल यूरोप एंड नदर्न यूरोप में। अब बेसिकली अभी मैंने बताया कि थ्री ऑर्डर में हम तीन क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों ही क्लासेस के अंदर हमें एक हिरार्की देखने को मिलती है। तो ये तीन क्लासेस कौन कौन सी है? क्रिश्चियन प्रीस्ट, जिन्हें हम क्लर्जी क्लास कहेंगे, लैंड ओनिंग नोबल्स, जिन्हें नोबिलिटी या फिर लॉर्ड्स कहेंगे, और तीसरी है पीजेंट्री क्लास। और जो सबसे मेन क्लास है ना यहाँ पर, वो है नोबिलिटी क्लास या फिर सेकंड ऑर्डर। और इस चैप्टर में भी है ना, हम सबसे पहले सेकंड ऑर्डर को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नोबिलिटी क्लास है ना, जो नोबल्स हैं या फिर जो लॉर्ड्स हैं, उनके पास ही कंट्रोल है पूरे लैंड का। अब ये जो भी हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के फॉल के बाद थ्री ऑर्डर्स की हिस्ट्री, इसका सोर्स क्या है या फिर इस सारी ही मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है यूरोप की इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? तो सबसे जो मेजर पोर्शन है ना डॉक्यूमेंट्स का, वो हमें कहाँ से मिलता है? चर्चिज के अंदर से। क्योंकि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चर्च या फिर जो क्लर्जी क्लास है वो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड करती है मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री के अंदर। और चर्च को क्या है? पैट्रोनेज मिलता है, चैरिटी मिलती है, डोनेशंस मिलते हैं, और वो सारे ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और यही हमारी मेजर लिटरेरी सोर्स बनती है मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ने में। इसी के अलावा यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर भी देखने को मिलेंगे जिनका नाम है मार्क ब्लोश। अब मार्क ब्लोश को अगर आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मार्क ब्लोश जो है फ्रेंच स्कॉलर है और ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री की स्टडी नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की स्टडी नहीं है। जैसे अब हम किसी भी चीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर को पढ़ते हैं, तो हमें क्या लगता है ये जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है या जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है यही रियल हिस्ट्री होती है। बट ऐसा नहीं है। हमें वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटी,
तो ठीक है, पॉलिटी तो पढ़नी होती है, बट उसके अलावा सोसाइटी, इकोनॉमी, ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम रूलर्स को ही पढ़ते रहेंगे और ये ना समझे कि जिस टाइम पे जिस रूलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो जो रूलर है, वो जिस प्रजा के ऊपर रूल कर रहा था, वो किस कंडीशन में रह रही थी, वो भी तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मार्क ब्लोश इसके अलावा इंपॉर्टेंस बताता है किस चीज का, ज्योग्राफी का, कब, हिस्ट्री की स्टडी करने में। और इसको तो हम एक कॉमन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। कैसे? वो मार्क ब्लोच की स्टेटमेंट में भी वैलिड हो जाती है। जैसे अगर हम मेजर सिविलाइजेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके कंटेम्पररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन जिसे हवांग हो सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इनमें से अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात कर लेना, तो सारी की सारी सिचुएटेड थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रिवर के मतलब नियर में सिचुएटेड थी, तभी फ्लरिश हो पाई, तभी सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के सराउंडिंग में फ्लरिश हुई थी? सिंधु नदी के। इजिप्शियन नाइल रिवर। चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहो रिवर जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर। तो ये आप जो है ना, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए ना आपका, तो ये तो आप कंक्लूजन या फिर इंट्रो या फिर बॉडी पार्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा जो है चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म भी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको यहीं क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी आएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेंगे ना, तो फ्यूडलिज्म तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप कर लीजिए। तो फ्यूडलिज्म जो है ना, ये दो वर्ड से बना है, फ्यूड और लिज्म। और यहाँ पर ये जो फ्यूड वर्ड है ना, एक जर्मेनिक वर्ड है जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। और अगर मैं ओवरऑल फ्यूडलिज्म की बात करूँ, तो ये क्या है? हिस्टोरियंस ने फ्यूडलिज्म को यहाँ पर मेंशन किया है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन मिडीवल यूरोप। और मिडीवल यूरोप से मेरा क्या मतलब है? मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ? तो मैं बात कर रही हूँ 5th से 15th सेंचुरी के बीच की। इस टाइम पर जो भी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है फ्यूडलिज्म। अब इकोनॉमिक चेंजेस से क्या मतलब है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ना अभी बता देती हूँ, वो सारी चीजें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अभी ले लीजिए आप। जैसे इकोनॉमिक चेंजेस से क्या मतलब है? 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट में क्लर्जी क्लास, सेकंड नोबिलिटी, और थर्ड पे पीजेंट्री। तो जो सेकंड नोबल्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, उनके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलता है कि जो नोबल्स है ना, वो काम लेते हैं पीजेंट्री क्लास से। कैसे? नोबल्स का जितना भी एग्रीकल्चरल होल्डिंग है ना, उसके ऊपर कौन काम करेगी? थर्ड ऑर्डर। वो कौन है? पीजेंट्री क्लास। बदले में, उसके बदले में जो नोबल्स हैं वो एग्रीकल्चरल क्लास या फिर पीजेंट्री को क्या देंगे? मिलिट्री सर्विस। तो ये हमें एक इकोनॉमिक रिलेशन देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पॉलिटिकल तो देखने को मिलता ही है। पॉलिटिकल से क्या मतलब है? जैसे इस चैप्टर की एंडिंग में हम क्या देखेंगे कि पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं मिडिवल यूरोप की एंडिंग में। और उस पॉलिटिकल चेंजेस से मेरा क्या मतलब है? जो हमें ये 3 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रही है क्लर्जी, नोबल्स और पीजेंट्री क्लास के बीच में, एंड तक आते आते ये जो है ये पूरा चेंज हो जाता है। और पॉलिटिकल चेंजेस में हम क्या मेनली देखेंगे कि जो पावर है ना, वो किंग के पास मेनली आ जाती है। स्टार्टिंग में किंग का क्या रोल है मिडिवल यूरोप के अंदर? किंग जो है एपेक्स के ऊपर बैठा है। एपेक्स के ऊपर बैठा है और वो नीचे सबको कंट्रोल कर रहा है हिरार्की वाइज। बट एंडिंग में क्या होगा? एक बड़ा पॉलिटिकल, राजनीतिक बदलाव होगा मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री में। क्या मतलब है? अब जो किंग है वो सेंटर में आ जाएगा। और कोई चीज अगर सेंटर में आ जाएगी, तो वो अपने लेफ्ट और राइट क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब पे कंट्रोल रख पाएगी। उसे किसी और को नहीं कहना पड़ेगा, वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर पाएगी कि उसके सराउंडिंग में उसके जो सबऑर्डिनेट है वो कैसे सुपरविजन कर रहे हैं, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसी चीजें को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हम पॉलिटिकल चेंज देखेंगे। और सोशल रिलेशनशिप तो हम इस चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं, द 3 ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर्स के बीच में क्या है? हिरार्की। और हमें इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती है। ये हो गया फ्यूडलिज्म का मतलब। और फ्यूड का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड। इकोनॉमिक साइंस में मैंने अभी बताया कि क्या मतलब है? रिलेशनशिप किसके बीच में? लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स किसे कहा गया है? सेकंड ऑर्डर को। और इन्हें ही नोबल्स भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिलेशनशिप किसके बीच में? लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में। किस चीज के ऊपर? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद द पीजेंट्स परफॉर्म्ड लेबर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड्स हु इन एक्सचेंज, मैंने बताया था पीजेंट्स जो है नोबल्स के लिए लेबर सर्विसेज परफॉर्म करेंगे उन्हीं के लैंड पर। और बदले में पीजेंट्स को क्या मिलेगा? मिलिट्री प्रोटेक्शन। न सिर्फ इतना ही, नोबल्स के पास, लॉर्ड्स के पास जुडिशियल कंट्रोल भी है। किसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे वो ये जुडिशियल कंट्रोल? पीजेंट्स के ऊपर। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रांस एंड इंग्लैंड। यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्रांस वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ।
इंग्लैंड जो वर्ड है, ये वर्ड इंग्लैंड कहाँ से आया और इन दोनों का एग्जिस्टेंस आज हम देखते हैं वो कैसे हुआ। तो ये जो एनसीईआरटी के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री है ना, ये काफी छोटी दे रखी है, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर बता दूंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो रोमन एम्पायर के टाइम पे उनका एक गोल नाम का प्रोविंस हुआ करता था, मतलब रोमन एम्पायर के फॉल होने से पहले रोमन एम्पायर का एक मेजर प्रोविंस जो था उसका नाम था गोल। और आगे चलकर जब 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है तो वहां पर फ्रैंक नाम की जर्मेनिक ट्राइब आती है, और उसी फ्रैंक जर्मेनिक ट्राइब का क्या नाम था, फ्रैंक, और उसी फ्रैंक से आगे चलकर फ्रांस को नाम मिलता है। ये तो होगी उसके नाम की हिस्ट्री। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि 5th सेंचुरी में कौन आए, 5th सेंचुरी में जर्मेनिक ट्राइब, कौन सा जर्मेनिक ट्राइब आया, फ्रैंक आए। बट उसके बाद अगली ही सेंचुरी में 5th सेंचुरी की एंडिंग में क्लोविस फर्स्ट नाम का रूलर आता है और क्या करता है, जितने भी इस गोल प्रोविंस में जितने भी यहाँ पर जर्मेनिक ट्राइब्स आए उन सारे ही जर्मेनिक ट्राइब्स को क्लोविस फर्स्ट नाम का रूलर यूनाइट कर देता है और उन सबको प्रमोट करता है कि तुम सब क्रिश्चियनिटी में अपने आप को ट्रांसफर कर लो, मतलब अपना रिलीजन कन्वर्जन कर लो, किसमें, क्रिश्चियनिटी के अंदर। और उसी के साथ साथ 8th सेंचुरी में डिसेंडेंट ऑफ क्लोविस डायनेस्टी, कौन सा रूलर, चार्ल मैग्ने, वो क्या करता है, उसको चर्च का सपोर्ट मिलता है और इसी सपोर्ट के साथ वो जो आज हम फ्रांस देखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस को पॉसिबल करता है। तो ये आप बेसिक सी चीज याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि रोमन एम्पायर जब था उस टाइम पे एक गोल नाम का प्रोविंस हुआ करता था, बट रोमन एम्पायर के फॉल के बाद फ्रैंक नाम की जर्मेनिक ट्राइब इस रीजन में आती है और इस रीजन को फ्रैंक्स, तभी से फ्रैंक, इस जर्मेनिक ट्राइब का नाम क्या है, फ्रैंक, क्योंकि अब ये यहाँ पर आ गई तो इस रीजन को अब क्या बुलाया जाने लगा, फ्रांस बुलाया जाने लगा। और यहीं पर 5th सेंचुरी की एंडिंग में एक रूलर आता है जिसका नाम है क्लोविस फर्स्ट, वो क्या करता है, इन सारी जर्मेनिक ट्राइब्स को यूनाइट करता है और क्रिश्चियनिटी में इनका कन्वर्जन करवा देता है। उसके बाद 8th सेंचुरी में चार्ल मैग्ने नाम का रूलर आता है जिसको चर्च का सपोर्ट मिलता है, यहाँ तक कि चर्च जो है उसे टाइटल देता है होली रोमन एम्परर। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि चार्ल मैग्ने की चर्च के साथ किस तरह की रिलेशनशिप रही होगी, और चार्ल मैग्ने के रूलरशिप के दौरान ही फ्रांस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाता है। इंग्लैंड की जो स्टोरी है वो इसी चैप्टर में एक सेपरेट टॉपिक है इंग्लैंड नाम से, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह इंग्लैंड का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल हो पाया। तो आप चिंता मत कीजिएगा। अब हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, द थ्री ऑर्डर्स। तो बेसिकली इसमें हम कौन कौन से ऑर्डर्स को पढ़ेंगे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री। और फ्रेंच प्रीस्ट तो कहते हैं जितने भी लोग हैं ना फ्रांस के अंदर, वो इन तीनों ऑर्डर्स में से किसी ना किसी ऑर्डर में तो आते ही होंगे। कुछ लोग जो है प्रे करने का काम होगा, कुछ लोगों का काम होगा फाइटिंग का, और कुछ लोगों का काम क्या होगा, इन दोनों कामों के अलावा कुछ अलग काम। तो प्रे करने का काम किसका होगा, क्लर्जी क्लास का, जिसमें चर्च बिशप्स और क्लरिक्स आएंगे। और फाइटिंग का या फिर जो है लैंड होल्डिंग का, वो काम किसका होगा, नोबिलिटी क्लास का। और इन नोबिलिटी के लिए काम करने का काम किसका होगा, पीजेंट्री क्लास का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, वो कौन सा है, लॉर्ड्स या फिर नोबल्स। तो प्रीस्ट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, बट पहले हम सेकंड ऑर्डर को पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम सीरीज के हिसाब से या फिर सीक्वेंस के हिसाब से चलते हुए फर्स्ट ऑर्डर को पहले क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि नोबल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू चर्च। चर्च जो है वो एक तरीके से नॉमिनल हेड है। जैसे अगर हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है उसकी फंक्शनिंग के हिसाब से, बट हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उसके जो है रियल हेड है, वो रियल हेड ऑफ द स्टेट। तो वैसे ही नोबल्स जो है उनके पास सेंट्रल कंट्रोल है किसका, लैंड का। और लैंड का जब कंट्रोल हो गया तो सोशल प्रोसेसेस में तो इम्पोर्टेंस जो है उनका बढ़ ही जाएगा। और ये सब पॉसिबल हो पाया ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ वसलेज। अब इस टर्म को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, वसाल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर थ्री जो ऑर्डर्स हैं उसमें हम क्या देखेंगे, चर्च तो ठीक है, चर्च के लिए अब चर्च को अभी हम याद नहीं रखते क्योंकि उसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा नहीं रहा मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री में। तो सबसे ऊपर कौन है, किंग, किंग के बाद कौन है, नोबल्स, और नोबल्स के बाद कौन है, पीजेंट्री। तो किंग जो है, किंग का वसाल यहाँ पर कौन होगा, नोबल्स। इसका वसाल का क्या मतलब हुआ, मतलब नोबल्स जो है वो काम करेंगे किंग के लिए और पीजेंट्स जो है वो काम करेंगे नोबल्स के लिए। तो नोबल्स के वसाल्स कौन हुए, जाहिर सी बात है पीजेंट्स, और किंग के वसाल्स कौन हुए, नोबल्स। अब आप पूछेंगे कि ये रिलेशनशिप बनी कैसे कि किंग का वसाल नोबल होगा और नोबल का वसाल कौन होगा, पीजेंट्स।
तो ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप बनी है ये बनती थी एक ओथ के थ्रू, और इस ओथ का नाम होता था ओथ ऑफ होमेज। ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ ताकि आप टॉपिक को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर देखिएगा, द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर वसाल्स ऑफ द किंग एंड पीजेंट्स फॉर द वसाल्स ऑफ दीज नोबल्स या फिर लैंड ओनर्स। ये जो चीज है ना, ये छोटी सी चीज है बट आपको याद रखनी होगी। और ये जो नोबल मैन है, सेकंड ऑर्डर है, ये किंग को सीनियर की तरह ट्रीट करेंगे, वही पीजेंट्स ट्रीट करेंगे सीनियर की तरह किसे, नोबल मैन को। और ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप बनती थी, ये एक प्रॉपर रिचुअल होता था, ये रिचुअल होता था। और यहाँ पर जो है ये मतलब स्वेरिंग सेरेमनी टाइप में, मतलब ऑफिशियली प्रोमिस करते थे चर्च के अंदर बाइबल को हाथ में लेकर। ये कहते थे कि जैसे नोबल जो है वो किसके प्रति लॉयल रहेगा, वो किंग के प्रति लॉयल रहेगा, और वो ये बात चर्च में कहेगा, बाइबल पे हाथ रखते हुए नोबल ये बात कहेगा कि मैं जो है किंग के प्रति रॉयल रहूंगा थ्रू आउट द सर्विस। बदले में किंग उसे क्या देगा, उसकी लॉयल्टी के बदले में उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो किंग उसे देगा मिलिट्री प्रोटेक्शन। तो ये बीच में एक क्या होती थी, इनकी जो रिलेशनशिप डेवलप होती थी, इसे कहते थे ओथ ऑफ होमेज। अब ये जो नोबल्स जो है, इनका जो स्टेटस है काफी प्रिविलेज्ड स्टेटस होता था, और इनके पास परपेचुइटी, मतलब इनके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था प्रॉपर्टी के ऊपर। परपेचुइटी का मतलब होता है इंडेफिनिट, लंबे समय तक प्रॉपर्टी के ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ नोबल्स जो है वो ट्रूप्स को भी रेज कर सकते हैं, और ये करने के लिए उनको किंग की ऑफिशियली परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि इसके अलावा इनके खुद के कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होते थे, और ये खुद की मनी को भी कोइन कर सकते थे, ये भी इनके पास राइट था। इसके अलावा इनके पास खुद का लैंड होता था, जिसके ऊपर जो है ये खुद की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। प्राइवेट लैंड होल्डिंग्स होती थी, और उन्हीं के ऊपर टीनेंट पीजेंट्स भी काम किया करते थे। और इनका जो हाउस होता था नोबल्स का, उसे कहा जाता है मैनर, ये आप याद रखिएगा वन वर्ड के लिए। और हिज प्राइवेट लैंड्स वर कल्टीवेटेड बाय पीजेंट्स, जो कि थर्ड ऑर्डर के अंदर आते हैं। और पीजेंट भी दो तरह के, फ्री फ्री पीजेंट्स और सर्फ्स, वो हम आगे देखेंगे। और ये जो पीजेंट्स है ना, ये मल्टीटास्कर हैं एक तरीके से, जो कि मैनर या फिर जो नोबल का जो हाउस है वहां पर जो उसके प्राइवेट लैंड है, उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे कौन, पीजेंट्स। ये तो उनका हो गया एक काम, बट इसके अलावा ये फुट सोल्जर्स का भी काम करते थे। वेनेवर मतलब जब भी मतलब ऐसा हो ना कि वॉर की सिचुएशन आ गई, तो ये क्या करेंगे, इनका जो ये एग्रीकल्चरल वाला काम होता था ना, इसको छोड़कर ये फुट सोल्जर बन जाते थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब जो नोबल्स हैं, ये इनके हाउस को क्या कहा जाता था, अभी हमने पीछे देखा मैनर, तो अब हम पढ़ेंगे मेनोरियल स्टेट की। जो इनका हाउस है मैनर, वहां पर नोबल्स को किस किस तरह की चीजें मिलती थी और कैसे ये वहां पर अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करते थे। तो नोबल का जो हाउस होता था या फिर जो लॉर्ड्स का खुद का हाउस होता था, उसे मैनर कहा जाता था। और ये जो नोबल्स हैं, इनके पास कंट्रोल रहता था कई विलेजेस का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैनर है, इसके अंदर कई बार हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस आते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्मॉल मेनोरियल स्टेट की बात करती हूँ, तो उसके अंदर डजन फैमिलीज रह सकती हैं। और अगर मैं लार्ज स्टेट की बात करूँ जो नोबल के अंडर होगी, तो उसमें हमें 50 से 60 स्टेट्स देखने को मिलती है, मतलब फैमिलीज। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक जो मेनोरियल स्टेट होगी ना, जहां पर नोबल रिसाइड करेगा, ये देखिए ये लाइन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वाज फाउंड ऑन द स्टेट। जो भी डेली लाइफ में जो जो चीजों की जरूरत हमें होती है, वो सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती थी मेनोरियल स्टेट के अंदर। यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ पर मेनोरियल स्टेट के अंदर ग्रेन्स को उगाया जाता था, ब्लैक स्मिथ्स भी होते थे यहाँ पर मेनोरियल स्टेट के अंदर, नोबल्स को सर्विस देने के लिए कारपेंटर्स होते थे, जो कि उनके हाउसेस को रिपेयर करेंगे, उनके वेपन्स को रिपेयर करेंगे। स्टोन मैसन्स होते हैं जो उनके लिए उनके बिल्डिंग्स का ध्यान रखेंगे। विमेन भी है जो स्पिनिंग का काम करेगी, वीविंग का काम करेगी। चिल्ड्रन जो है वाइन प्रेसेस के अंदर काम करेंगे। इसके अलावा मेनोरियल स्टेट के अंदर नोबल्स के लिए फॉरेस्ट भी होते हैं जहां पर वो हंटिंग कर पाएंगे। इसके अलावा पेस्चर लैंड भी होते थे इन मेनोरियल स्टेट में, जहां पर वो अपने हॉर्सेस को ग्रेज कर पाएंगे। न सिर्फ इतना ही, इन मेनोरियल स्टेट के अंदर चर्चेस भी हुआ करते थे एंड कैसल्स भी हुआ करते थे, जहां पर डिफेंस जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये तो ठीक है, इसके अलावा जो ये कैसल्स है, इनमें कौन रहता है, तो इनमें रहते थे नाइट्स। अब ये नाइट्स कौन है, नाइट एक ऐसी कम्युनिटी है जो मिलिट्री सर्विस, डिफेंस प्रोवाइड करेगी नोबल्स को। बदले में इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगी वेजिस। ये अब हम इस टॉपिक में ढंग से पढ़ेंगे। अब मैनर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैनर जो है कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे और इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती थी। जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ मेनोरियल स्टेट में अवेलेबल था।
एक हद तक तो ये बात ठीक है, बट बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट ये नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें सोल्ट या फिर माइल्ड स्टोन्स या फिर मेटल वेयर की जरूरत पड़ती थी तो इन्हें आउटसाइड सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर इन्हें रिच फर्निशिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी इन्हें बाहर से लेने होते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा द नाइट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है द नाइट्स। ये कौन होते थे? कैवलरी मैन होते थे, हॉर्समैन होते थे, जो कि मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे नोबल्स को। और फ्रॉम द 9th सेंचुरी देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप। 9th सेंचुरी के बाद से ही यूरोप के अंदर लोकलाइज्ड वॉर्स होनी शुरू हो गई थी। अब हमने देखा था कि जो पीजेंट्स थे वो डबल रोल प्ले करते थे, एक तो एग्रीकल्चरल सर्विसेज देने का और दूसरा क्या रोल था? फुट सोल्जर। अब एक बात बताइए, कोई पीजेंट अगर फुट सोल्जर बन रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे या फिर वॉर के टाइम पे, तो क्या उसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो एक मिलिट्री मैन के अंदर होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो ये जरूरत महसूस हो गई थी नोबल्स को उस टाइम पर, और उन्होंने एमेट्योर पीजेंट सोल्जर को रिप्लेस किया किससे? नाइट से। और ये जो नाइट्स है ये रिसाइड करते थे नोबल्स की जो मेनोरियल स्टेट होती है उसके अंदर। नोबल या फिर जो लॉर्ड है वो नाइट को एक पीस ऑफ लैंड दे देता था जिसे कहा गया फीफ। ये भी आप याद रखिएगा। अब जो किंग जो है नोबल को पीस ऑफ लैंड ग्रांट करता था आफ्टर द ओथ ऑफ होमेज, उसे कहा जाता था फ्यूड। और जो नोबल ग्रांट करेगा लैंड नाइट्स को उसे कहा गया है फीफ। ये टर्म आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब मेनोरियल स्टेट में जो नाइट्स को उनको जो लैंड दिया जाता था वहां पर नाइट्स के पास सारी फैसिलिटीज होती थी। उनकी फैमिली के लिए उनको हाउस मिलता था, उन्हें भी सेपरेट चर्च मिलता था, वाटर मिल मिलती थी, वाइन प्रेसेज मिलते थे। और इनके लिए भी फीफ के ऊपर भी कल्टीवेशन कौन करेगा? पीजेंट्स करेंगे। और इनको रेगुलरली फीस दी जाती थी। बदले में नाइट्स को क्या करना होता था? नाइट्स को जब भी वॉर की सिचुएशन हो तो मिलिट्री सर्विस देनी होगी। अब अपनी स्किल को मेंटेन करने के लिए ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो पीजेंट्स थे वो थोड़ी ऐसी चीजें करते होंगे कि चलो ठीक है जब वॉर नहीं हो रही तब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि किसी दिन वॉर हो जाए तो हम तैयार रहें। पीजेंट्स तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। बट यहाँ पर जो नाइट्स हैं वो डमीज के साथ प्रैक्टिस भी किया करते थे ताकि वो अलग अलग टैक्टिक्स को सीख सके। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब जो नाइट है ना उनके कई लोड्स होते थे, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ एक ही लोड होता था और उसी के प्रति उनको लॉयल रहना होता था, ऐसा नहीं है। उनके मोर देन वन लोड होते थे जिसके लिए वो सर्विस जिनको वो सर्विस दिया करते थे। बट द फोरमोस्ट लॉयल्टी ऑफ अ नाइट वाज टू हिज ओन लोड। फोरमोस्ट लॉयल्टी जो है वो उसके मेन लोड के लिए होती थी। इसके अलावा जो ये मेनोरियल स्टेट्स है ना, फ्रॉम द 12th सेंचुरी हमें क्या देखने को मिलता है? इन मेनोरियल स्टेट्स में मिंस्ट्रल्स जो है वो भी ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मिंस्ट्रल्स का क्या मतलब है? एंटरटेनर्स। और ये एंटरटेनर्स क्या करते थे? एंटरटेन करते थे किनको? मेनोरियल स्टेट्स में जो नोबल्स रह रहे हैं। कैसे एंटरटेन करते थे? उनको स्टोरीज सुनाते थे, प्लेज करके दिखाते थे, ड्रामास परफॉर्म करते थे रिलेटेड टू द ब्रेव स्टोरीज ऑफ नाइट्स। और इसी के लिए मैनर के अंदर एक बालकनी भी बनाई जाती थी जहां पर जो है ये जितने भी नाइट्स और नोबल्स हैं वो बैठते थे और नीचे से इन मिंस्ट्रल्स की एक्टिविटीज को देखकर एंजॉय करते थे। ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली नोबल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी क्लास के बारे में। अब जो कैथोलिक चर्च है इनके पास भी खुद का लैंड होता था और ये भी टैक्सेस को लेवाई कर सकते थे विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ किंग। और इसी इन्हीं कारणों की वजह से इनको फर्स्ट ऑर्डर में भी रखा गया है। इसके अलावा इट वॉज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन विच डिडंट डिपेंड ऑन द किंग। किंग की किसी तरह की परमिशन नहीं लिया करते थे। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसके अंदर बेसिकली आते कौन है? जो इसके अंदर वो क्रिश्चियंस आते हैं जो यूरोप के अंदर रहते थे, जो गाइड जिनको गाइड किया जाता था बिशप्स या फिर क्लरिक्स द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। और अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो कॉन्स्टेंटाइन नाम का रूलर था, जो हमने पीछे वाले चैप्टर में भी देखा था, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, वो संडे को एज अ हॉलीडे डिक्लेयर कर देता है जिस दिन सब लोग प्रेयर करेंगे मिलकर। ये भी आप याद रखिएगा। और यही जो है संडे आज भी हम हॉलीडे की तरह ही मतलब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अब जो है हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता। ये तो ठीक है कि चर्च जो है किसी तरह से किंग की कोई परमिशन नहीं ले रहा, उसके पास भी लैंड के ऊपर होल्डिंग के राइट्स है, वो टैक्स लिवाई कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे टीथे जो है वो टैक्स लेगा अलग अलग मतलब कम्युनिटीज से। अब इसके अलावा इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई पीजेंट बन सकता है, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सर्फ्स जो है वो बैन कर दिए गए थे, वो तो किसी भी तरह के पीजेंट्स नहीं बन सकते, मतलब प्रीस्ट नहीं बन सकते। और सर्फ से मेरा मतलब है एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फिर बॉन्डेड लेबर, मतलब बॉन्डेड लेबर की तरह आप इन्हें एग्रीकल्चरल लेबर्स भी कह सकते हैं।
इसके अलावा विमेन जो है वो प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, और जो मेन प्रीस्ट बनते थे वो कभी भी मैरी मतलब शादी नहीं कर सकते, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा लाइक लॉर्ड्स, अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि लॉर्ड्स के पास उनकी मेमोरियल स्टेट होती थी, उसी तरह चर्च के पास भी अपनी लैंडेड स्टेट होती थी जहां पर इनको ग्रैंड पैलेसेस मिलते थे और कई सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते थे ये वहां पर, जैसे नोबल्स करते थे। और ये टीथे नाम का टैक्स इम्पोज करते थे, और इसमें क्या होता था, 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो भी पीजेंट्स जो है, पीजेंट की जितनी भी यील्ड होगी उसका 1/10 जो है टीथे की फॉर्म में उसे चर्च को देना होगा। इसके अलावा एक तो सोर्स ऑफ इनकम चर्च का टीथे हो गया, इसके अलावा उसे फॉर्म ऑफ एंडोमेंट्स भी मिलती है। इसी चैप्टर में इन 3 ऑर्डर्स के अलावा आगे चलकर हम एक 4th ऑर्डर भी देखेंगे जिसमें मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स वगैरह आते थे, वो चैरिटी और डोनेशंस देते थे किसे, चर्च को, तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम है चर्च के लिए। तो टीथे और डोनेशन ये दो हमने देख लिया। अब इसके अलावा हमें एक खास बात क्या देखने को मिलती है कि चर्च वैसे तो अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में इंक्लूड करता है, फर्स्ट ऑर्डर में आता है, बट उसके बाद भी ये कई सारी चीजें फॉलो करता था सेकंड ऑर्डर या फिर नोबल क्लास की। ये क्या फॉलो करता था, जैसे द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, ये भी एक फ्यूडल कल्चर को दिखाता है जो कि इन्होंने नोबल से कॉपी किया था। इसके अलावा हम नोबल्स को क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, लॉर्ड, और ये क्या गॉड के लिए भी इन्होंने लॉर्ड वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी चीज थी। अब इसी टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम पढ़ेंगे मोंक्स के बारे में। अब चर्च के अंदर जो बिशप्स और जो क्लर्जी क्लास है वहां तक तो ठीक है, बट कई क्रिश्चियंस ऐसे होते थे जो काफी ज्यादा डिवोटी होते थे, ठीक है, और चर्च के प्रति काफी ज्यादा मतलब डिवोशन में पूरा वो रहते थे, और इनका जो लेवल ऑफ डिवोशन है ना वो काफी ज्यादा होता था इन कंपैरिजन टू बिशप या फिर क्लरिक्स। तो इनको क्या कहा जाता था, मोंक्स। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे ये है ना, ये जो है ना डीपली रिलीजियस पीपल हुआ करते थे और ये आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में रहते थे, ये जो है काफी दूर रहते थे टाउन्स या फिर हैबिटेशन से, और इन जहां पर ये रिसाइड करते थे उन्हें कहा जाता था अबेरिस या फिर मोनेस्ट्रीज, ये भी आप याद रखिएगा। दे लिव इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। दो एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर मोनेस्ट्रीज के, वो भी आप याद रख सकते हैं, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी इन बुर्गंडी इन 910। अब मोंक्स जो है टुक वोज टू रिमेन इन देयर एबे, ये जो है वोज लेते थे कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ कहाँ पर रहेंगे, इन मोनेस्ट्रीज के अंदर रहेंगे, और अपना जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर स्पेंड करेंगे, प्रेयर्स में, स्टडी में, मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग। इसके अलावा अब हमने पीछे देखा ना कि जो क्लर्जी क्लास है या फिर जो चर्च है उसके अंदर विमेन जो है वो कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकती, बट मोनेस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो दोनों ही मोंक्स बन सकते हैं, नन बन सकते हैं, अगर विमेन है तो नन और मैन है तो मोंक, दोनों के लिए। बट जो मोनेस्ट्रीज है ना वो सिंगल सेक्स कम्युनिटीज हुआ करती थी, मतलब एक मोनेस्ट्री है तो वहां पर मैन रह रहे हैं तो सिर्फ मैन ही रहेंगे, और विमेन की मोनेस्ट्री है तो सिर्फ वहां पर विमेन ही रहेंगे, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो हमें दोनों के लिए भी कई जगह पर देखने को मिलती है। और मोनेस्ट्रीज मेनली 10 to 20 मैन विमेन रहते थे, और इन हाई सर्कमस्टांसिस हंड्रेड्स तक ये नंबर चला जाता था मोनेस्ट्रीज के अंदर। और जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे इन मोनेस्ट्रीज का एक्सपेंशन बढ़ता गया, तो इन मोनेस्ट्रीज के साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी अटैच कर दिया गया, हॉस्पिटल्स को भी अटैच कर दिया गया, ताकि इनको सारी तरह की फैसिलिटीज मिल जाए। और इन्हीं मोनेस्ट्रीज ने डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स में भी काफी ज्यादा अपना योगदान दिया, ये भी आप याद रखिएगा। अब हमने चर्च या फिर जो नॉर्मल क्रिश्चियंस थे उनके बारे में देखा, मोंक्स नन के बारे में देखा। तीसरी वो एक कम्युनिटी है जिसने जिन्हें कहा गया है फ्रायर्स, और ये जो है सम ग्रुप ऑफ मोंक्स जो कि मोनेस्ट्रीज को भी छोड़कर प्लेस टू प्लेस अपनी प्रेयर्स को प्रीच करते हैं, और अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी, जो जितनी भी इन्हें चैरिटी मिलती है उससे ये अपना सब्सिस्टेंस चलाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बड़ा ढंग से। उसके बाद अब चर्च एंड सोसाइटी, ये इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि वो चर्च जो कि आइसोलेशन में रह रहा था या फिर खुद के जो इसने फंक्शंस थे वो काफी स्ट्रिक्ट कर रखे थे, जैसे हमने देखा ना कि प्रीस्ट विमेन नहीं बन सकती, सर्फ तो बैन ही कर दिए, मैन अगर है तो वो मैरी नहीं कर सकता, वो सारी चीजें। और मोनेस्ट्रीज के अंदर भी हमने देखा कि सिंगल सेक्स कम्युनिटीज होंगी, आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस होगा, वो सारी चीजें। बट धीरे धीरे चर्च के अंदर चेंज आ रहा है और वो सोसाइटी के साथ मिलजुल के काम कर रहा है। और उसके दो बेस्ट एग्जाम्पल है, दो फेस्टिवल, क्रिसमस एंड ईस्टर। क्रिसमस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, जब क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, और ईस्टर को सेलिब्रेट किया गया कि इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया,
अब इसकी क्या स्टोरी है, जब जीसस क्राइस्ट जो है जेरूशलेम के अंदर किंग हो गए थे, तो उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के अक्यूज या फिर कई तरह के आरोप लगा दिए गए थे, फिर उनको क्रूसीफाई भी कर दिया था। बट 4 दिन बाद ही क्या देखने को मिला है, जहां मिलता है कि जहां पर उनको क्रूसीफाई किया गया था, वहां से जो उनका जितना भी वो थे ना, जितनी मतलब वो जहां पर उनको क्रूसीफाई किया गया था, वहां पर अब कोई एविडेंस ही नहीं है, किसी कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई है उस जगह के साथ, बट फिर भी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पर कि भाई कोई एविडेंस मिले हमें उस जगह पर जहां पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। तो लोगों ने ये समझना शुरू किया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो फिर से जो है उन्होंने जो है रीबर्थ ले लिया है, मतलब वो फिर से रीबोर्न हो गए हैं, और इसी चीज को ईस्टर कह के लोग सेलिब्रेट करने लगे। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑर्डर है वो है द थर्ड ऑर्डर, और इसके अंदर कौन आते हैं, पीजेंट्स, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाला टॉपिक है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर चर्च मेनली हमने देखा, सेकंड ऑर्डर नोबल्स, तो इसमें तो सारी नॉर्मल चीजें हैं जो हम हर जगह देखते हैं, हर हिस्ट्री के अंदर बेसिकली देखते हैं कि किंग होगा, फिर एक रिच क्लास होगी, फिर एक पीजेंट नोबल होंगे और वो सब पर कंट्रोल कर रहे होंगे, मेन क्लास होंगे। अब जो थर्ड क्लास है वो है पीजेंट्री क्लास, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास भी हो जाती है। और पीजेंट्री क्लास में भी हमें दो तरह के पीजेंट्स देखने को मिलते हैं, एक तो फ्री पीजेंट्स और एक अनफ्री पीजेंट्स। अनफ्री पीजेंट्स को कहा गया है सर्फ्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है फ्री पीजेंट्स और सर्फ्स के बीच में, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फ्री पीजेंट्स जो है ना उनके पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू अनफ्री या फिर सर्फ्स। कैसे, एक तो ये लीगली बाउंड नहीं है, और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नोबल्स की कि भाई तुम्हें है ना, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें हमारी लैंड पर सर्विस देनी होगी, जब तक हम तुम्हें परमिट ना कर दे तुम कहीं और नहीं जा सकते, किसी और के लैंड पे सर्विस नहीं दे सकते, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा किसी और सर्विस में एंगेज नहीं हो सकते, हमारी परमिशन के बिना मैरिज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें फ्री पीजेंट्स के साथ नहीं थी। बट ये जितनी भी मैंने चीजें बताई, ये नोबल्स एक्सरसाइज करते थे सर्फ्स के ऊपर। सर्फ्स के ऊपर क्या था, सर्फ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे फॉर देयर लॉर्ड्स। बदले में इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें जो है कुछ मतलब जैसे जो नोबल्स होते थे ना, उनके पास उनका जो व्हील होता था जिससे फ्लावर या फिर व्हीट को ग्राइंड करते थे, उसको यूज कर सकते हैं कौन, सर्फ्स, इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग सर्विस टू द नोबल्स, है ना। और सर्फ्स जो है ना उनके पास कुछ भी नहीं होता था, मतलब किसी भी तरह का राइट नहीं होता था, न ये किसी और सर्विस में एंगेज हो सकते विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ लॉर्ड। इसके अलावा ये खुद की मर्जी से मैरिज भी नहीं कर सकते, कौन, अनफ्री पीजेंट्स। और अगर ये मैरिज करेंगे और तो इन्हें ब्लेसिंग्स लेनी होती थी, किससे, नोबल से। और ब्लेसिंग अगर दे रहा है ना कोई नोबल सर्फ को, तो इसके बदले में वो नोबल इनसे पेमेंट भी लेता था, फी चार्ज करता था। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया दो तरह के पीजेंट्स है, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स। फ्री पीजेंट्स के पास क्या होता था, फ्री पीजेंट जो है टीनेंसी या फिर टीनेंट पीजेंट्स होते थे, जो सर्विस देंगे किसे, लॉर्ड्स को। इसके अलावा एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो इनको सर्विस देनी ही होती थी लॉर्ड्स को, और कई बार तो 3 दिन से ज्यादा भी। बदले में इन्हें क्या मिल, जितना भी आउटपुट होता था वो लेबर रेंट की फॉर्म में सारा लॉर्ड को चला जाता था, बट कुछ जो है इन्हें लॉर्ड्स को जो है फ्री पीजेंट्स को भी देना होता था। इसके अलावा कुछ अनपेड सर्विसेज भी परफॉर्म करनी होती थी इन फ्री पीजेंट्स को, किसके लिए, नोबल्स के लिए। और इन अनपेड सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता था, डिगिंग डिचीज, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसिस, रिपेयरिंग रोड्स बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। विमेन जो है वो क्या करेंगी, स्पिनिंग का काम करेंगी। चिल्ड्रन जो है वो वाइन प्रेसेस के अंदर काम करेंगे। और जो है नोबल जो है इन फ्री पीजेंट्स पे टेले नाम का जो टैक्स भी चार्ज करेगा। टिथे जो है वो तो चर्च लेगा पीजेंट से, और टेले कौन लेगा, ये नोबल्स लेंगे इन फ्री पीजेंट से। तो ये तो हो गया फ्री पीजेंट्स। अब जो सर्फ्स जो है ना उनकी कंडीशन तो इन फ्री पीजेंट से भी बदतर है। कैसे, अब ये जो सर्फ्स जो है ये जितनी भी अपनी सर्विस देंगे ना लॉर्ड्स को, बदले में इन्हें क्या मिलेगा, they received no wages and could not leave the estate without lord's permission. Serfs could use their lord's meal to grind their flour, बस इतनी सी चीजें मिलती थी। His oven to bake their bread and his wine presses to distill wine and beer. एंड अगर ये लाइन भी देखिए, द लॉर्ड कुड डिसाइड whom a serf should marry और might give his blessings to the serf's choice but on a payment of fee। ये मैंने सारी चीजें आपको पहले ही बता दी थी। अब हम देखेंगे जो इंग्लैंड जो है उसका एग्जिस्टेंस, इंग्लैंड की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो इंग्लैंड जो है ना वो एंजल लैंड से निकला है, एंजल लैंड से इंग्लैंड निकला है। अब क्या होता है कि 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, और 5th सेंचुरी में जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है तो उसके बाद कई सारी जर्मेनिक ट्राइब्स इंग्लैंड वाले रीजन में आती है।
और इन जर्मेनिक ट्राइब्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो इनके अंदर एंजल्स होते हैं, ग्यूट्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, ग्यूट्स होते हैं, और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है विशिगोथ्स। तो ये सारी कम्युनिटीज को कौन किसके अंदर आती है, जर्मेनिक ट्राइब्स के अंदर आती है। और ये सारी कम्युनिटीज कहाँ पर आ जाती हैं, सारी जर्मेनिक ट्राइब्स कहाँ पर आ जाते हैं, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद, जहां पर आज का इंग्लैंड है उस वाली जगह के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारे वहां पर रह रहे होते हैं 5th से 9th सेंचुरी के अंदर बड़े ही मजे से। बट 9th सेंचुरी में वाइकिंग्स नाम की कम्युनिटी इनके ऊपर एक्सपेडिशन या फिर मिलिट्री इन्वेजन कर देती है। अब वाइकिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वाइकिंग्स उन लोगों को कहा जाता है जो आज के स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन रीजन कौन सा रीजन है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन वाला। तो यहाँ से जो कम्युनिटी आती है उसे वाइकिंग्स कहा जाता है इंग्लैंड वाले रीजन में। और ये फेमस है अपनी रेड्स, अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए, और अटैक कर देती हैं इन कम्युनिटीज के ऊपर। बट ध्यान से सुनिए, ये स्टोरी इस बुक में नहीं दी हुई, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वाइकिंग्स इन जर्मेनिक ट्राइब्स के ऊपर अटैक कर देती है, तो अल्फ्रेड नाम का इंग्लिश रूलर सेव करता है और जर्मेनिक ट्राइब्स की यूनिटी को बरकरार रखता है। बट चीजें सेम नहीं चलती। 1066 में एक नॉर्मन ड्यूक आता है जिसका नाम है विलियम। ये कौन था, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। और ये नॉर्मेंडी क्या है, फ्रेंच का एक प्रोविंस। और ये अटैक कर देता है किनके ऊपर, इन जर्मेनिक ट्राइब्स के ऊपर, इस अल्फ्रेड के ऊपर, इन द बैटल ऑफ वेस्टिंग्स। और इस बैटल के बाद जो है विलियम जो है जीत जाता है और इंग्लैंड की फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपको वीडियो मतलब ये स्टोरी ना समझ में आई हो ना, तो एक बार पीछे दोबारा वीडियो को करके 2 से 3 मिनट फिर से इसको सुन लीजिएगा, तो आपको पूरी याद हो जाएगी। और लिख के देख लीजिएगा जो जो मैंने चीजें बताई, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन जिन फैक्टर्स ने सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को इन्फ्लुएंस किया मिडिवल यूरोप के, तो यहाँ पर हम 3 फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट, दूसरा लैंड यूज, और तीसरा चेंजेस इन या फिर इन्वेंशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंट। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि 5th से 10th सेंचुरी के बीच में यूरोप जो है वास्ट फॉरेस्ट से कवर था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो काफी लिमिटेड था, और पीजेंट्स जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ज्यादा लैंड में परफॉर्म नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो ये फॉरेस्ट था, इसका एक फायदा क्या था, ये तो इसका नुकसान हो गया कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लिमिट करता है ये फॉरेस्ट। बट इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पीजेंट्स है ना, कई बार नोबल से इतने परेशान हो जाते थे कि वो इन फॉरेस्ट को हाइड की तरह, शेल्टर की तरह इस्तेमाल करते थे और इन फॉरेस्ट में जाकर रिफ्यूज ले लेते थे। ये तो हो गया। बट 5th से 10th सेंचुरी के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर इंटेंस कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल आता है, जिसकी वजह से जो क्रॉपिंग सीजन है वो रिड्यूस हो जाता है और एग्रीकल्चरल यील्ड के अंदर भी काफी गिरावट होती है। बट 11th सेंचुरी में फिर से एक चेंज हो जाता है और क्लाइमेट जो है वो वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉपिंग सीजन में बढ़ाव देखने को मिलता है, यील्ड में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर क्लाइमेट वार्म होगा तो यील्ड भी तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल। तो इन्वायरमेंट वाला जो ये फैक्टर है ना, इसके अंदर आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ तक हमें नेगेटिव देखने को मिलता है कि कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट में दोबारा चेंज होता है 11th सेंचुरी के बाद, और फिर पॉजिटिव यील्ड बढ़ जाती है। दूसरा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी और इकोनॉमिक रिलेशन को, वो है लैंड यूज। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है वो काफी प्रिमिटिव थी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ उनके पास वुडन प्लो होता था, और वुडन प्लो से वो काफी अंदर तक सोइल के अंदर डिगिंग नहीं कर सकते। और अगर काफी अंदर तक पेनिट्रेशन नहीं होगा सोइल के अंदर, तो सोइल के न्यूट्रिएंट्स आपस में मिलेंगे कैसे, अच्छे से वो फर्टाइल हो ही नहीं पाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी उभर के आएगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें होती थी। और क्योंकि प्लो जो है वो वुडन का होता था, तो लेबर भी इंटेंसिव होती थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसी की वजह से, क्योंकि वुडन प्लो का यूज होता था, लेबर इंटेंसिव थी, तो कई बार तो 4 साल में एक बार पूरे लैंड को हाथ से डग करना पड़ता था। इस तरह की सिचुएशन जो है क्रिटिकल थी यूरोप के अंदर इनिशियली। इसके अलावा जो क्रॉप रोटेशन का मेथड था वो भी काफी इनफेक्टिव था, क्योंकि टू क्रॉप रोटेशन, मतलब डबल क्रॉप मेथड को इस्तेमाल में लाया गया था कि एक जो फील्ड है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक साल बस मैं इस लैंड पे कल्टीवेशन करूंगी और इस लैंड को फैलो छोड़ दूंगी, अगले साल मैं इस पे करूंगी, इसको छोड़ दूंगी। तो एक साल में हम आधे ही लैंड से यील्ड ले पा रहे हैं ना, इसका तो यूज नहीं कर पा रहे। तो ये एक डिसएडवांटेज था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी लैंड यूज में।
अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वुडन प्लो का इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव है, लैंड यूज क्रॉप रोटेशन का सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं है, इसके बाद भी जो नोबल्स है ना, जो लॉर्ड्स है, उनको जो है यील्ड ज्यादा चाहिए थी। अब पीजेंट्स इसमें बेचारे क्या करें, जब लैंड ही फर्टाइल नहीं है, जब हमारे पास एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो मैं कहाँ से नोबल को इतना सारा प्रोडक्शन दे दूं। ये बात नोबल को नहीं समझ में आ रही थी। वो तो अंधा था ग्रीड के पीछे, उसे तो बस प्रॉफिट चाहिए, और इसी के चक्कर में वो पीजेंट को फोर्स करने लगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर दो लैंड का, चाहे वो मेमोरियल स्टेट में हो, चाहे वो उनका खुद का लैंड हो, जितना उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, पॉसिबल यूटिलाइजेशन उसका करना है पीजेंट्स को। इसके अलावा पीजेंट्स जो है वो अपने आप को सप्रेस्ड महसूस करने लगे। उनको अब ये जो फीलिंग है ना कभी तो फीलिंग आनी शुरू हो ही जाती है सप्रेशन के खिलाफ। कभी ना कभी तो हम मतलब ठान ही लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया। तो ये लिमिट जो है अब क्रॉस होने वाली थी पीजेंट्स की। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो ऑपरेशन हो रहा है उनके ऊपर, अब वो और नहीं झेलेंगे। तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया। अब पैसिव का क्या मतलब है, तो पैसिव को आप सिविल डिसोबीडियंस से समझ सकते हैं। पैसिव का मतलब है सिविल डिसोबीडियंस या फिर यूज ऑफ अहिंसा, जो कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमें देखने को मिलता है कि बिना कुछ किए भी कितना कुछ कर दिया था महात्मा गांधी ने। वॉयलेंस का तो कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस किया। तो पीजेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने क्या किया, खुद के जो लैंड था ना उसके ऊपर अब वो ज्यादा ध्यान 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 जो है देने लगे, और जो लॉर्ड्स का जो लैंड था ना उस पर कम ध्यान देने लगे। खुद के लैंड पर जितना भी कल्टीवेशन होता था ना उसका ज्यादातर हिस्सा पीजेंट खुद के पास रखने लगे। इसके अलावा अब जो लॉर्ड्स के पास जो प्रॉपर्टी थी ना, पीजेंट क्या कहने लगे उन्हें, ये बात क्या कि रिबेलियन करने लगे कि जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है ना लॉर्ड्स के पास, वो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी, वो पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। अब ऐसी जो फीलिंग ऑफ रिवोल्यूशन है वो पीजेंट्री क्लास के अंदर आनी शुरू हो गई। तीसरा जो चेंज है वो है न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब चेंजेस हुए यूरोप के अंदर बाय 11th सेंचुरी। क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले जो हमने वुडन प्लो देखा था वो रिप्लेस हो गया आयरन टिप्ड प्लो में, मोल्ड बोर्ड्स में। अब ये मोल्ड बोर्ड क्या है, ये सोइल की टिलिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, मतलब एक प्लो का ही इंस्ट्रूमेंट है। अब ऐसी चीजें आ गई। इसके अलावा पहले जो है एनिमल को मतलब उसकी नोज या फिर नेक के पास से हार्नेस किया जाता था। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी एनिमल को उसकी गर्दन से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो अपना मैक्सिमम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। तो अब ये लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू हो गई बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी। उन्होंने शोल्डर हार्नेस करना शुरू किया ताकि एक्सर्ट ग्रेटर पावर, एनिमल जो है वो मैक्सिमम पावर को एक्सर्ट कर सके, और वो फील्ड पे अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेहतर तरीके से फार्मर्स उसकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा आयरन हॉर्स शूज अब जो है इन्वेंट हो गए थे, जो कि फुट डिके को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि फील्ड के अंदर काम करना है तो मडी शैलो एरिया होगा, शैलो सोइल होगी, तो उसमें फुट डिके होने की भी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो आयरन हॉर्स शू का इन्वेंशन भी हो गया था। इसके अलावा अब रिन्यूएबल सोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया, जैसे विंड एंड वाटर एनर्जी। विंड पावर्ड मिल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया फॉर मिलिंग कॉर्न एंड प्रेसिंग ग्रेप्स। क्यों, ताकि वाइन को प्रोसेस कर सके। इसके अलावा अब जो टू फील्ड सिस्टम था ना वो थ्री फील्ड सिस्टम में रिप्लेस हो गया, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब जो लैंड होल्डिंग थी ना फार्मर्स के पास वो स्मॉल हो गई, स्मॉल लैंड होल्डिंग उन्होंने मेंटेन करनी शुरू कर दी। और एक बात बताइए, अगर किसी एक इंसान के पास एरिया छोटा होगा तो वो इसे बेहतर ढंग से यूटिलाइज भी तो कर पाएगा ना, अच्छे से उसको कल्टीवेट करेगा, अच्छे से उसका ध्यान रखेगा, अच्छे से उसको इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा जब भी जरूरत होगी, तो ईल्ड भी ढंग से आएगी, प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ेगा। तो ये चेंजेस भी अब यूरोप के अंदर होना शुरू हो गए। इसके अलावा अब जो पीजेंट और नोबल्स के बीच में रिलेशन होता था वो एक पर्सनल बॉन्ड के थ्रू होता था ना, कि तुम नोबल्स के लिए पीजेंट काम करेंगे, बदले में नोबल्स मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, और वो क्या देंगे पीजेंट्स को, और क्या मिलेगा बदले में, थोड़ा बहुत जो है प्रोडक्शन का हिस्सा मिल जाएगा ताकि वो अपनी फैमिली के सब्सिस्टेंस को इंश्योर कर सके। बट 11th सेंचुरी में क्या हुआ, पर्सनल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया, क्योंकि मनी सिस्टम जो है वो अब आ गया, मनी का यूटिलाइजेशन होने लगा। अगर नोबल को पीजेंट से कुछ चाहिए तो बदले में उसे मनी देनी होगी, और अगर पीजेंट को नोबल से कुछ चाहिए तो फिर से करेंसी देनी होगी। अब क्योंकि मैक्सिमम यूज ऑफ मनी होने लगा, तो एक बात बताइए, अगर मार्केट में ये प्रिंसिपल तो आज के लिए भी वैलिड है ना, इसके ऊपर तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ही टिकी हुई है। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है बट मनी बढ़ रही है, मान लीजिए कि मार्केट के अंदर जो है किसी भी चीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए बुक लैपटॉप का एग्जांपल ले लीजिए, अगर दो लैपटॉप हैं, ठीक है,
और मैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ एज अ बैंक, मैं बैंक हूँ, मैं आरबीआई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जो है मार्केट के अंदर लैपटॉप्स हैं और लोगों को खरीदने हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ एज अ आरबीआई, पैसे छापना शुरू कर देती हूँ ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाए। और सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ेगी ना अगर पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में। अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, तो अगर मैं पैसे पैसे की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ा रही हूँ, तो उसके साथ मुझे सप्लाई भी तो बढ़ानी चाहिए। तभी तो डिमांड और सप्लाई का जो पाइवट है ये बैलेंस हो पाएगा। और अगर हम इसको और अच्छे से ढंग से अगर समझना है, तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का, जहां पर हमें क्या देखने को मिला कि मनी सप्लाई बढ़ा दी वहां की गवर्नमेंट ने। लोगों के पास मनी तो बहुत है बट उस मनी से खरीदे क्या, सप्लाई नहीं है मार्केट में। और इसी के चलते वेनेजुएला में क्या हुआ था कि लोगों को मतलब थैलों में भर भर के पैसे ले जाने पड़ गए थे पटैटोज टमाटोज भी खरीदने के लिए। तो ये चीज हो जाती है अगर हम मनी की सप्लाई बढ़ा दे मार्केट में बट डिमांड की ना सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ा दे बट प्रोडक्ट्स की जो है सप्लाई ना हो, तो इससे डिमांड तो बढ़ेगी बट सप्लाई नहीं है। अब ये तो अब हमें एक फोर्थ ऑर्डर भी देखने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि वैसे तो तीन ऑर्डर्स हैं बट फोर्थ ऑर्डर का भी राइज होता है, और इस फोर्थ ऑर्डर में क्या होता है और इसका राइज कैसे होता है तो वो अब हम समझेंगे। एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होता है 11th सेंचुरी के बाद। अगर एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होगा तो इसका फायदा, या फिर हमें अलग अलग एरियाज में ग्रोथ देखने को मिली। यूरोप के अंदर पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, ट्रेड के अंदर ग्रोथ हुई, टाउन्स की ग्रोथ हुई। अभी कैसे कैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। 13th सेंचुरी तक आते आते वो यूरोप जिसकी 8th सेंचुरी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उससे बढ़कर 10 साल और बढ़ गई है 13th सेंचुरी में। ये क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेटर फैसिलिटीज। विमेन जो है कंपैरेटिवली, विमेन एंड गर्ल्स, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अब भी कम है क्योंकि जो उनको जो फूड मिलता है उसकी क्वालिटी काफी डिग्रेडेड है। ठीक है, वो ये भी आपको याद रखना है कि सोसाइटी जो है चाहे यूरोप की हो चाहे एशिया की हो, हर जगह हमें जो है स्टार्टिंग में तो इम्बेलेंस देखने को ही मिलता है। इसके अलावा 11th सेंचुरी में टाउन्स की ग्रोथ होती है क्योंकि सरप्लस हो रहा है। अब इतना सरप्लस हो रहा है अगर एग्रीकल्चर में, तो उसे सेल भी तो करना होगा, और सेल करने के लिए कोई जगह भी तो बनानी होगी। तो ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स, ग्रोथ ऑफ स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स होती है यूरोप के अंदर बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी। इसके अलावा अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, जो लोग टाउन्स में रिसाइड करते हैं ना, जो अच्छे से एजुकेटेड या फिर प्रोस्पेरस क्लास है, उनके बीच में एक सेइंग या फिर एक फ्रेज जो है काफी पॉपुलर हो गया बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी, जो था टाउन एयर मेक्स फ्री। इसका मतलब ये था कि जितनी भी क्रुएल्टी पीजेंट्स के ऊपर हो रही है नोबल्स के द्वारा, अब उसको बंद किया जाए। इसके अलावा हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि कई बार सर्फ क्या करते थे कि पीजेंट्स और सर्फ क्या करते थे, कई बार नोबल से परेशान होकर ये टाउन्स के अंदर आ जाते थे। और एक बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि कोई सर्फ अगर टाउन के अंदर 1 साल तक फ्रीली रिसाइड कर गया ना, तो फिर वो किसी भी नोबल के अंडर काम नहीं करेगा, फिर वो फ्री हो जाएगा, वो फ्री पीजेंट हो जाएगा। तो इसी चक्कर में कई सारे सर्फ जो है रिफ्यूज लेना शुरू कर देते हैं टाउन्स के अंदर। इसके अलावा अब एक डिमांड शुरू होती है स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी की, जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हों फॉर गिविंग देयर सर्विसेज इन बैंकिंग सेक्टर एंड लोअर जो है लोअर की भी अब फैसिलिटी जो है, अब जो है नीड जो है वो पड़ गई है कहाँ पर, टाउन्स के अंदर। टाउन्स की जो पॉपुलेशन है वो 30,000 तक भी जाने लगी है। और इन्हीं टाउन्स के अंदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि बेस क्रिएट करती है इन टाउन्स का। और इस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है गिल्ड। ये गिल्ड मेंटेन करेगी या फिर इंश्योर करेगी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड सेल। और इन्हीं गिल्ड्स के लिए गिल्ड हॉल भी बनाया गया है जहां पर ये सारी मीटिंग्स, सेरेमोनियल फंक्शंस जो है परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मैनर टू मैनर, नाउ दे फाउंड इट इजियर टू सेटल इन वन प्लेस वेयर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेडेड फॉर फूड, क्योंकि अब टाउन्स के अंदर मार्केट्स, पीरियोडिक फेयर, स्मॉल ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए हैं। तो इन क्राफ्ट्समैन को मैनर टू मैनर नहीं जाना पड़ेगा, अब इन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कैथेड्रल टाउन्स। कैथेड्रल का मतलब क्या है, लार्ज चर्चिज। और इन लार्ज चर्चिज के अलावा जो टाउन्स फ्लरिश हुए उन्हीं को कहा गया है कैथेड्रल टाउन्स। अब जो रिच मर्चेंट्स जो है उनके पास काफी पैसा होता था, इन गिल्ड कम्युनिटीज के पास काफी मनी होती थी, तो कई बार ये क्या करते थे, पैट्रोनेज या फिर डोनेशंस देते थे चर्चिज को। और इन डोनेशन की मदद से फ्रॉम द 12th सेंचुरी लार्ज चर्चिज बनने शुरू हुए, और इन्हीं लार्ज चर्चिज को कहा गया कैथेड्रल्स। और कहाँ पर बनने शुरू हुए, फ्रांस के अंदर। दीज बिलोंग टू मोनेस्ट्रीज, वहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन में।
कोई लेबर परफॉर्म करेगा, कोई मटेरियल के लिए मनी प्रोवाइड करेगा। और ये जो कैथेड्रल्स हैं ये स्टोन से बनते थे एंड कई साल लग जाते थे इन कैथेड्रल्स को पूरा होने में। इसके अलावा क्या होता था कि अब इतने बड़े चर्चेज अगर बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अयोध्या का ही एग्जाम्पल ले ले, जहां पर क्या बना है अभी रिसेंटली राम मंदिर बना है, तो उसके आसपास में कई सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज आना शुरू हो गई है। उसके आसपास में मार्केटिंग सेंटर्स बनना शुरू हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर कैथेड्रल का सिस्टम था। कैथेड्रल लार्ज चर्चेज होते थे जिसके सराउंडिंग में अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती थी, और इसी पूरे एरिया को फिर कैथेड्रल टाउन्स कहा जाने लगा जब यहाँ पर बिजनेस होने लगा। और कैथेड्रल जो चर्च है यहाँ पर, ये जो लार्ज चर्चेज हैं, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लगे। ये भी आप याद रखिएगा। कैथेड्रल्स जो है इनको इस तरह डिजाइन किया जाता था कि प्रीस्ट की जो वॉइस है वो क्लियरली लार्ज नंबर ऑफ लोगों को सुन सके जो कि वहां पर गैदर होते थे। इसके अलावा क्या होता था कि चर्च का जो बाहर का एरिया होता था, जो उसकी विंडोज होती थी, वहां पर स्टेन्ड ग्लासेस लगाए जाते थे ताकि दिन के समय वहां पर सनलाइट जो है चर्च के अंदर डायरेक्टली आ सके। और रात के टाइम पर जब इन चर्चेस के अंदर कैंडल्स को जलाया जाए तो उसकी रोशनी के थ्रू ग्लास से वो बाहर जाएगी और उससे बाहर के लोगों को भी अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें क्लियरली दिख सके। तो ये कॉन्सेप्ट था कैथेड्रल टाउन्स का। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। अब मैं इसको एक समराइज्ड फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी का मतलब क्या है। कि यूरोप के अंदर एक अर्ली 14th सेंचुरी में क्राइसिस आता है, और इसके अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्राइसिस लाने में। कहाँ पर? यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में 3 फैक्टर्स हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को हम कह रहे हैं क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। सबसे पहला फैक्टर है कोल्ड समर्स एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि इन द नॉर्दर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ 13th century the warm summers of previous 300 years had given way to bitterly cold summer। और इसकी वजह से जो क्रॉपिंग सीजन है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो कम हो गया, यील्ड जो है वो कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसको बैकलैश या फिर उसको जो है सप्रेशन या फिर उसको जो है इकोनॉमिक फेलियर का सामना करना पड़ा। इंटेंसिव प्लोइंग करने लगे लोग क्योंकि प्रोडक्शन की यील्ड जो है कम हो गई। और इंटेंसिव अगर प्लोइंग करेंगे तो सोइल जो है वो और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। इसकी वजह से अब क्योंकि कोल्ड स्पेल चल रहा है तो शॉर्टेज ऑफ पैस्चर लैंड भी हो गई। बट पॉपुलेशन में ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली हो ही रही थी, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्योंकि हो नहीं रही, तो इस वजह से फेमिन की कंडीशन यूरोप के अंदर आ गई। तो ये तो था सबसे पहला फैक्टर। दूसरा है डिक्लाइन इन ट्रेड, क्योंकि जो मेटल मनी है, मेटल करेंसी है, उसकी अब हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है। मेटल मनी जो है वो बनता किससे था? सिल्वर से बनता था। वो सिल्वर आता कहाँ से था? ऑस्ट्रिया और सर्बिया की माइन से। अब उन माइंस में जो है शॉर्टेज हो गई सिल्वर की। इस वजह से इस मनी में जो है अलॉय का इस्तेमाल होने लगा, अलग अलग चीप मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा क्या हुआ, जब ट्रेड एक्सपैंड हुआ 13th और 14th सेंचुरी के एंड में, तो क्या हुआ, यूरोपियन जो शिप्स है वो अलग अलग जगह पर जाना शुरू हुई ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। और जब यहाँ से देखिए, शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हैड स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स। और जब वो इन यूरोपियन पोर्ट्स पे आती थी ना, तो क्या हुआ, इन शिप्स के अंदर डेडली रैट्स जो है वो भी घुस जाते थे, और इन्हीं रैट्स ने यूरोप के अंदर बुबोनिक प्लेग इन्फेक्शन फैलाया जिसे ब्लैक डेथ कहा गया। इसी की वजह से यूरोप की 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो मारी जाती है इस एपिडेमिक के अंदर। और कई कई जगहों पे तो उन जगह पर्टिकुलर जगह की 40% ऑफ द पॉपुलेशन भी जो है पूरी खत्म हो गई थी। और कई बार किसी मोनेस्ट्री में अगर ये ब्लैक डेथ फैल जाती थी ना, तो पूरी मोनेस्ट्री खत्म हो जाती थी, उस मोनेस्ट्री में रहने वाले सारे लोग। नन सर्वाइव्ड, ऑलमोस्ट इन एवरी केस नन सर्वाइव्ड, क्योंकि उस टाइम पे कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम थोड़ी था कि हार्ड इम्यूनिटी गेन कर लेंगे अगर उनका इम्यूनाइजेशन कर दे, तो ऐसा कुछ तो नहीं था। तो ये हमें देखने को मिलता है 73 मिलियन थी 1300 में यूरोप की पॉपुलेशन, जो घट के 1400 में 45 होगी। और इसी डिपॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड, जो प्राइस है वो काफी घट जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स तो है बट उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा। यहाँ इस तरह तक पॉपुलेशन इस तरह से जो है मैटर जो है एकदम वर्स हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं बची, तो एग्रीकल्चरल गुड्स को भी कौन खरीदेगा। तो इसी के चलते, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, लेबर भी कहाँ से आएगी अगर पॉपुलेशन में इतनी कमी होगी। तो लेबर का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया। ऑलमोस्ट उन्होंने जो अपनी डिमांड है ना लेबर ने सर्विस देने की, वो ट्वाइस तक कर दी थी। और इसी के चलते यूरोपियन सोसाइटी के अंदर सोशल अनरेस्ट आता है।
अब क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस में गिरावट हो रही थी और जो लेबर जो है वो अपनी सर्विस देने के बदले में हाई प्राइसेस डिमांड कर रही थी, किससे? नोबल से। तो नोबल्स जो है इस चीज से काफी परेशान हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया पीजेंट्स को कि हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को कोई खरीद ही नहीं रहा, और बदले में अब तुम भी जो है अपनी डिमांड को ट्वाइस कर दे रहे हो सर्विस देने के, मतलब अब तुम भी ज्यादा डिमांड करने लगे हो अपनी सर्विस देने की। तो ये बात कहकर नोबल्स ने कहा कि इन मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करते हैं, और जिस तरह तुम पहले मुझे सर्विस दिया करते थे, लेबर सर्विस, वो दोबारा से रिवाइव करते हैं। और जैसे ही नोबल्स ने ये बात रखी, पीजेंट्स ने उनको वॉयलेंटली अपोज किया और रिबेलियन शुरू कर दिया। बट नोबल्स ने उनकी रिबेलियन को क्रश कर दिया। बट इसके बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है कि पीजेंट्स ने जो ये रिबेलियन किया ब्लैक डेथ के बाद में, ब्लैक डेथ के बाद इसका क्या हुआ? ये बड़ी ही हाई इंटेंसिटी के साथ पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया। और जो नोबल्स जो चाह रहे थे ना कि जो ओल्ड लेबर सर्विसेज का जो सिस्टम था, पीस फ्री पीजेंट्स और सर्फ्स का, उसको रिवाइव करना, पीजेंट्स ने इतना तो इंश्योर कर लिया कि जो ये पुराना फ्यूडल सिस्टम था उसको जो ये नोबल्स है दोबारा ना ला पाए। तो ये जो है काफी ठीक चीज हुई यहाँ पर। इसके अलावा डिस्पाइट द सीवियर रिप्रेशन, द सीवियर इंटेंसिटी ऑफ पीजेंट oppression opposition ensured that the old feudal position could not be reimposed. The money economy was too far advanced to be reversed. अब पीजेंट्स ने ये बात कहनी शुरू कर दी नोबल्स को कि अब इतना आसान नहीं है, अब ये जो मनी इकोनॉमी है ये काफी आगे निकल चुकी है। अब जो हमारा जो बेस है ना, इकोनॉमिक बेस, वो इतना मजबूत हो गया है कि अब हमें दोबारा तुम्हें सर्विस देने की जरूरत नहीं है, वो भी इन एक्सचेंज ऑफ unpaid services, in exchange of merely some amount of crop that you give in exchange of our own crops। ऐसी बातें पीजेंट्स ने नोबल्स को कहना शुरू कर दिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलिटिकल चेंजेस। इन सारे चेंजेस के बाद अब मिडिवल यूरोप के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हुए? अब जो है हमें क्या देखने को मिल रहा था अभी तक कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है? किंग्स, उसके बाद नोबल्स, फिर पीजेंट्स। मतलब एपेक्स पे कौन है? किंग। अब वही किंग जो है मिडल में आ जाएगा यहाँ पर, ताकि वो सब पे अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इन द 15th एंड 16th सेंचुरी यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथेंड देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर, जैसे लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड, इजाबेले एंड फर्डिनेंड इन स्पेन वर एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स। इन्होंने रूलर्स, अब रूलर्स का रूल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो किंग जो है उनके पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू नोबल्स, और इसी वजह से हम उन्हें एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स कह रहे हैं। इन्होंने क्या करना शुरू किया? इन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज बनाना शुरू करी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बनाना शुरू करी, और नेशनल टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अलावा अब ये जो किंग है इनको इतनी पावर अचानक से कैसे मिलने लगी? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का भी राइज हो गया है सोसाइटी के अंदर, और ये फोर्थ ऑर्डर सप्रेस करते हैं नोबिलिटी क्लास को, जिसका फायदा लिया किंग्स ने। तो ये इनके रिवाइवल का एक मेन रीजन है। इसके अलावा किंग्स ने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया, लॉर्ड सिस्टम को अबोलिश कर दिया, वैसलेज का जो ओथ ऑफ होमेज होता था उसको रिप्लेस कर दिया, और इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्फेंट्री, ट्रेंड इन्फेंट्री को इक्विप किया विद गन्स एंड सीज आर्टिलरी। इसके अलावा क्या हुआ? अब इन्होंने नेशनल टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया मिडिवल यूरोप के अंदर, और ये जो सिस्टम था नेशनल टैक्सेशन का, इसका सप्रेशन भी किया गया कई कम्युनिटीज के द्वारा। किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। और इसी के रिजल्ट में कई सारे रिबेलियन भी हुए। क्यों रिबेलियन हुए? किंग को रोकने के लिए कि जो ये इंक्रीजिंग टैक्स किया है मोनार्की ने, किंग ने, इसको वापस से अबोलिश किया जाए। बट ऐसा नहीं था। और नोबिलिटी क्लास को भी, क्योंकि अब किंग जो है धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा था, तो नोबल्स को ये चीज समझ में आ गई कि जो किंग है अब काफी पावरफुल हो गया है, और अब इसके खिलाफ रिवोल्ट, सप्रेशन, रिबेलियन करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसी में है कि हम भी इसके अंडर में इसके सबॉर्डिनेट बन जाए। नोबल्स काफी स्मार्ट थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया, और उन्होंने क्या किया? एक टैक्टिकल शिफ्ट किया, और ये अपोनेंट नहीं बने न्यू रिजीम मतलब किंग्स के। इन्होंने क्या किया? अपोनेंट ना बनकर ये किंग्स के लोयलिस्ट बन गए, और इसी की वजह से किंग्स ने इनको परमानेंट पोजीशन दे दी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूरोप के अंदर पॉलिटिकल चेंज तो हुआ, बट कभी भी एब्सोल्यूटिज्म नहीं आया, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं आया। क्योंकि रॉयल एब्सोल्यूटिज्म तो तब आता जब किंग ही सारी पावर को रखता, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि अब दोबारा फ्यूडल सिस्टम ही है एक तरीके से, क्योंकि लॉर्ड्स के पास तो दोबारा पावर आ गई, क्योंकि इन्हें परमानेंट पोजीशन दे दी इन द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये पॉइंट मैंने पीछे भी बताया था, किंग जो है अब एपेक्स पे नहीं है, किंग जो है अपनी पावर सेंटर में रख रहा है, ताकि वो सबके ऊपर जो है अच्छे से अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके और कंट्रोल को इंश्योर कर सके। इसके अलावा अब जो है नॉन फ्यूडल
एक्टर्स भी जो है इस मोनार्की के अंदर, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आना शुरू कर देते हैं। कैसे? पैट्रोनेज के थ्रू। कई बार किंग जो है खुद से कई सारे ट्रेडर्स, कई सारी मर्चेंट कम्युनिटीज को बुला रहा है अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ताकि अच्छे से वो उसको चला सके। और उनको बुलाने के लिए किंग खुद उनको पैट्रोनेज देता है। और कई बार ये ट्रेडिंग या फिर टाउन मर्चेंट कम्युनिटीज जो है किंग को पैट्रोनेज देती है। ठीक है। एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन और obtained by means of money. Therefore money become an important way in which non aristocratic elements like merchants and bankers could gain access to the court. ये मैंने पॉइंट बताया। अब हमारा चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? अब मेनली हमने इस पूरे चैप्टर में फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखा। इन दोनों कंट्रीज में या फिर इन दोनों कंट्रीज में हमने 3 ऑर्डर्स को और 4th ऑर्डर का समझा। तो अब इन दोनों कंट्री का एक बार समझ लेते हैं कि जो आज हम फ्रांस को रिपब्लिकन फॉर्म में देखते हैं और इंग्लैंड को मोनार्किकल गवर्नमेंट की फॉर्म में देखते हैं, वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो फ्रांस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इन द रीन ऑफ चाइल्ड किंग लुइस 13 ऑफ फ्रांस इन 1614 वो एक मीटिंग को बुलाते हैं और उस मीटिंग का नाम था स्टेट जनरल, जिसमें तीनों ही ऑर्डर का पार्टिसिपेशन होता है और अच्छे से वो सारा डिस्कशन करते हैं कि किस तरह सिम्बायोटिक रिलेशन को एंश्योर करते हुए हम पूरी कंट्री को किस तरह से उसकी फंक्शनिंग को एंश्योर करेंगे और बेटर जो है उसकी फाउंडेशन को ले डाउन करेंगे। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि लुइस 13 इस मीटिंग के बाद क्या करता है, नियरली 2 सेंचुरीज के बाद तक और भी कई सारे रूलर्स आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और किंग जो है इंडिपेंडेंटली अपनी पावर को एक्सरसाइज करने लगता है 1789 तक। बट 1789 में खास इवेंट होता है। कौन सा इवेंट? फ्रेंच रिवोल्यूशन। और इस फ्रेंच रिवोल्यूशन का मेन एजेंडा क्या था? मेन आउटपुट क्या हुआ कि इसमें रिपब्लिकन गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस हुआ। ये तो हुई फ्रांस की बात। वैसे ही इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि विलियम फर्स्ट था, जो कि कहाँ का वो था, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। उसने जब अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर, उससे पहले भी एक एंग्लो सैक्सन्स ने ग्रेट काउंसिल को बना रखा था। और ये ग्रेट काउंसिल जो है एक तरह से पार्लियामेंट का काम करती थी उस टाइम पर। और उसके अंदर अगर आपको कहीं भी टैक्स इम्पोज करना है इंग्लैंड के अंदर, तो वो टैक्स इम्पोज करने से पहले मोनार्की को इस ग्रेट काउंसिल की परमिशन लेनी होती थी। और आगे चलकर इस ग्रेट काउंसिल को पार्लियामेंट कहा जाने लगा। बट और इस पार्लियामेंट में हमें 2 हाउसेज भी देखने को मिले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसके अंदर लॉर्ड्स एंड क्लर्जी क्लास होती थी, एंड हाउस ऑफ कॉमन्स जिसके अंदर टाउन्स एंड रूरल क्लास होती थी। बट जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट आया, उसने क्या करा, इस पार्लियामेंट को अबोलिश कर दिया और मोनार्किकल रूल पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। ऐसा चल रहा था। बट क्या हुआ कि जब जैसे ही उसको पैसों की जरूरत पड़ी, किसे? चार्ल्स फर्स्ट को, तो उसने पार्लियामेंट को रिवाइव किया। और पार्लियामेंटेरियंस को इसी बात का मतलब काफी अजीब सा लगा पार्लियामेंटेरियंस को, और उन्होंने वॉर शुरू कर दी। किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। कि पहले तो तुमने हमें अबोलिश किया, अब जब तुम खुद ही प्रॉब्लम में फंस गए तो अब तुम हमें दोबारा रिवाइव कर रहे हो। तो इसी के बाद क्या हुआ, इन्होंने वॉर रेज शुरू कर दी। किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। और दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। अब इस वॉर तो इन्होंने रेज शुरू कर दी, किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। और इसी की वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड में भी मोनार्किकल सिस्टम के रिप्लेस करते हुए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। पर इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट से भी सारी फंक्शनिंग कंट्रोल नहीं हुई, ये पूरे तरीके से इंग्लैंड को नहीं चला पाई। जैसे फ्रांस रिपब्लिकन गवर्नमेंट को रन कर रहा था सोलली, वैसे हमें इंग्लैंड के अंदर नहीं देखने को मिला। और इसी वजह से दोबारा इस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ दोबारा मोनार्की आ जाती है। और सेम सिस्टम हमें आज भी देखने को मिलता है कि किस तरह फ्रांस के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंग्लैंड के अंदर मोनार्की है, मतलब पार्लियामेंट भी है। और पार्लियामेंट के साथ साथ क्या है, वहां पर एक हिरार्किकल हेड भी होता है और एक किंग भी होता है। जैसे आज भी कौन है, वहां पर एक हिरार्किकल एक किंग आज भी है ना, बट उसके साथ साथ वहां पर पार्लियामेंट भी है। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। और फ्रांस के अंदर क्या है, प्योरली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये थी इनकी आज की हिस्ट्री कि किस तरह हमें आज फ्रांस और इंग्लैंड किस तरह देखने को मिलते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर द 3 ऑर्डर्स। So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe to our channel and also share this video with your friends. और अगर आपको यह हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं।